अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब तक ईरान युद्ध का भारत से कोई सीधा सरोकार नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर 8 जून, 9 जून और 11 जून को, उसने भारत का ईरान युद्ध से सीधा ताल्लुक कर दिया है। भारत के 3 जहाज़ों पर हमला हुआ और ये हमला कोई ईरान ने नहीं या किसी अज्ञात सेना ने नहीं, बल्कि अमेरिकन आर्मी ने किया और 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और काफ़ी संख्या में नाविक हताहत हैं। पश्चिम एशिया से आने वाली सप्लाई लाइन भारत की पूरी तरह से टूट चुकी है। क्या ये सही वक्त है कि भारत इस मामले में अब इंटरवीन करे, क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। और आज हम चर्चा करेंगे ईरान युद्ध और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की। बहनों भाइयों, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि अमेरिका में कहर बरपा देंगे, अमेरिका में क़यामत लेकर आएंगे, तो ईरान से तो बाद में, लेकिन भारतीय जहाज़ों को अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में निशाना बना रही है। और कोई एक घटना इत्तेफाक से नहीं हुई है, बल्कि 3 बड़ी घटनाएं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के भीतर हो चुकी हैं, जहां अमेरिकी सेना ने मिसाइलों के जरिए भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया और हमारे 3 नाविक मारे गए। 1 इंजीनियर लापता है और 20 से ज़्यादा जख्मी हैं। किसी तरह जान बचाकर जहाज़ से कूदकर ओमान के तट तक पहुँचे। ये स्थिति गंभीर है। पिछले 12 अप्रैल से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ब्लॉकेट कर रखा है, यानी हार्मूज पर पहले एक लॉक लगा हुआ था ईरान का, अभी हार्मूज पर डबल लॉक है। अलीगढ़ के 2 ताले लगे हुए हैं। एक साइड जो ईस्ट वेस्टर्न साइड है ईरान के कंट्रोल में, और हार्मूज का ईस्ट का साइड ये अमेरिकी कंट्रोल में है। वहाँ से क्रूड ऑयल या गैस टैंकर निकालना अब पिछले 8 तारीख के बाद से लगभग असंभव हो गया है। और यदि सेलर्स प्रयास करते हैं, नतीजतन अमेरिकी मिसाइलों के हमले। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम अमेरिकी इंटरेस्ट को भी देखते हैं, अमेरिका की हमने कभी मुखालफत नहीं की। लेकिन क्या कारण है कि अमेरिका बिना किसी वजह के भारतीय जहाज़ों को खास तौर पर निशाना बना रहा है। 8 जून को भारतीय जहाज पर हमला हुआ जिसमें क्रू सवार थे, 9 जून को यही हुआ और 11 को तो इंतहा हो गई, पूरा जहाज ही उड़ा दिया गया, हमारे 3 नाविक मारे गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और पश्चिम एशिया की सप्लाई लाइन पर भी ख़ास तौर पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अब इससे थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट में आ रहा था, ट्रंप ने फिर कहा है कि वो रात में फिर क़यामत बरपाएंगे। तो ईरान के साथ अमेरिका का जो युद्ध है वो अंतहीन होता जा रहा है। अभी तक तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी एनर्जी सप्लाई चेन पर असर डाल रहा था, लेकिन ये युद्ध अब भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी परेशानी का कारण है। हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हो, एक रीजनल वार में तब्दील हो गया हो और भारतीय जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। क्या ये मुनासिब वक्त नहीं है कि भारत को इसके बारे में कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए? इस मामले को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर पे जो कुछ भी हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की उल्लंघन है। ये फ्री वाटर जोन है और वो भी प्रॉपर अनुमति लेकर एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत अपने क्रूड ऑयल पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर आता है। चीन के तो किसी जहाज पर हमला करने की अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ी अभी तक, भारतीय जहाज़ों को निशाना बना रहा है और पाकिस्तान के जहाज़ों को रास्ता दे रहा है अमेरिका। बहनों भाइयों, ये स्थिति ठीक नहीं है, इसके बारे में हमें बोलना चाहिए, गलत का प्रतिकार करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त के भीतर भारत में पेट्रोल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ इस क्राइसिस तक नहीं है, बात सिर्फ आम आदमी के घरों और उनके चूल्हे तक नहीं है, बात आम आदमी के ईंधन तक की नहीं है। हमारे पूरा इकोसिस्टम में महंगाई हावी है, कारण पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतें और ऊपर से ये समस्या। वैसे तो दावा किया गया था कि 3 दिन में ईरान ख़त्म कर देंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, इनसे हो नहीं पा रहा है। ये युद्ध भी रूस और यूक्रेन की तरह अंतहीन दिशा की तरफ बढ़ चुका है। ईरान को जिस तरह तबाह और झुकाना चाहते हैं,
जो शर्मिंदा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान के लिए संभव नहीं है। वो खुद बर्बादी के दौर में खड़े हुए हैं, उनको क्या कोई झुका लेगा? उनके पास खोने को कुछ बचा नहीं है। और बहनों भाइयों, जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसका आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। खंडहरों पे कितने बम मारोगे? उनका क्या नुकसान कर लोगे? अब बचा क्या है उनके पास कि उनका आप नुकसान कर लोगे? ग्राउंड पर अमेरिकी फोर्स उतारने को ट्रंप तैयार नहीं है। हवाई हमलों से ईरान नहीं जीता जा सकता, लेकिन इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में, पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में, पूरे एशिया में एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित है। जैसा मैंने पिछली डिबेट में भी आपको बताया था कि तकरीबन 90% के आसपास का क्रूड ऑयल और गैस ये एशियाई देशों में इस्तेमाल होती है। पश्चिम देशों में सिर्फ 10-11% पश्चिम एशिया की एनर्जी सप्लाई चेन है, और उसमें भी अधिकांश भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कोई तो हल निकलेगा, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। तो आज वही चर्चा मैंने आयोजित की है। आप कुछ बयान सुने। Well, we're going to be attacking them very hard. Resuming bombing? Yeah, well, we are based on a helicopter. I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it, then they admitted they did. It was sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. We got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in a helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. Question, for us it is important. We have stated our position on the Strait of Hormuz. We want, and we have urged that there be unimpeded and safe navigation through the Strait of Hormuz in keeping with international law. So that is our position. This is a topic which will come up for discussion, and we'll put our points across. Also, the concerns that we have arising out of the West Asia situation and developments there. एक हेलीकॉप्टर गिरा अमेरिकी सेना का, तो कैसा बौखलाए हुए हैं और कैसे कैसे बयान दे रहे। हमारे जहाज़ों को मार गिराया जा रहा है, हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है, उस पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी। हमने उनके एक डिप्टी चीफ को बुलाकर डांटा, समन किया, केवल हमें कार्रवाई करनी चाहिए। रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और देश के फॉर्मर टॉप डिप्लोमेट रहे सुरेश गोयल जी हमारे साथ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो भाई रत्नाकर जी, अगर 12 साल का जश्न खत्म हो गया हो तो अब थोड़ी चिंता इस पे कर ली जाए कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हमारे जहाज़ों पर हमला हो रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ एक सेकंड लेवल के जूनियर अधिकारी को बुलाकर समन किया, हमने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कब तक? देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरह की ये घटना हुई है, हमारे नागरिक मारे गए हैं, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। ये कोई भूल जाने वाली बात नहीं है, जैसा कि हमला हुआ और हम भूल गए। हमने इसके पहले भी जब IRGC द्वारा जो है हमारे जहाज पे हमला करने की कोशिश की गई थी, हमला किया गया था, उस समय भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था ईरान के ऊपर। और आज भी जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अभी विगत 2 दिन में हमने अमेरिकी दूतावास से बुला करके विदेश मंत्रालय के अधिकारी को सख्त लहजे में जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने उनसे कड़ी फटकार लगाई है, मैं ये कहूँगा। और निश्चित रूप से हमने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि हम इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल नागरिकों की सुरक्षा जो है हम सुनिश्चित करने का पूरा काम करेंगे। और हमने अपनी तरफ से जो भी सख्त लहजे में संदेश देना था हमने दिया। और देखिए, ये कूटनीतिक बात है। ये कौन सी सख्ती है, ये कौन सी फटकार है कि आपके फटकारने के बाद यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी का सेंट्रल कमांड है वो वीडियो जारी कर देता है हमले का? नहीं, उनका वीडियो जारी करना एक उनके युद्ध की प्रक्रिया होगी और उनका एक तरीका होगा। लेकिन जहां तक भारत की, तो आपने उनको डांटा, एक वीडियो आप भी जारी कर देते हैं, हमारी भी प्रक्रिया है, हमने डांटा उनको, एक जारी हो जाता, अब ये रोने लगता अमेरिका। नहीं,
नहीं, अमेरी देखिए, हमारी अपनी संप्रभुता है, हमारी संप्रभुता और अखंडता के ऊपर कहीं पे आंच आएगी तो निश्चित रूप से भारत एक मजबूत और शक्तिशाली देश है। कोई फटकार लगा करके हमारे ऊपर कोई इस तरह से हमला करके अगर चाहे कि हम निश्चिंत रहें तो ऐसा नहीं है। भारत एक मजबूत स्थिति में आज खड़ा हुआ है और देश के तमाम परमाणु संपन्न देश है और उन तमाम शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान है। तो भारत को हल्के में लेने का कोई क्या इस अमेरिका देश का के या कोई अन्य 140 देश इस करोड़ तरह से नागरिकों हिमाकत को नहीं आप कर सकता। आश्वासन दे सकते हैं कि आइंदा अगर अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई कोई की तो भारत उसका उसी तरह से जवाब देगा? देखिए, ये रणनीतिक और कूटनीति का हिस्सा होता है। हम सिर्फ उनको जवाबी हमला करेंगे इस तरह की अगर वक्तव्य कहेंगे तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति को कमजोर करने वाली बात होती है। अगर इस तरह से हमला ना हो, हमारे नागरिकों की सुरक्षा जो सुनिश्चित हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। आगे से अमेरिका इस तरह का कोई भी हिमाकत ना करे, इसको हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। और हमने विदेश मंत्रालय को बहुत सख्त और कम से कम उनके एम्बेसडर को बुला के तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना। ये जूनियर लेवल के अधिकारी को बुला के कौन सा फटकारोगे? नहीं, जरूरत लगी अगर अभी उनके अधिकारी जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, अगर हुआ तो हम उनको भी बुलाएंगे, राजदूत को भी बुलाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई बैकफुट पे आने वाली बात नहीं है। और भारत जिस तरह का देश है आज, वो कोई भी उसको कम में नहीं आ सकता है। निश्चित रूप से अगर इस तरह की बातें हुई है, ईरान ने भी किया था, IRGC ने किया था हमारे ऊपर हमला, लेकिन देखिए हमें सख्त टिप्पणी अगर आपने एक भी एक्शन लिया होता तो मैं इसी डिबेट में आपका माल्यार्पण करता। आपने प्रश्न पूछिए फिर से। मैंने ये कहा कि अगर एक भी कोई कार्रवाई हुई होती इस मामले में तो मैं इसी डिबेट में आपका माल्यार्पण करता। देखिए, ये कार्रवाई अगर इस तरह से काम करता है, अगर ईरान ने भी किया, आज अमेरिका ने भी किया, तो हम दूतावास से बुला करके विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं, निश्चित रूप से हम अपनी कड़ी टिप्पणी जो है देते हैं। और ये तरीका होता है एक। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी। तो तरीका क्या है? पूरी जिंदगी डिप्लोमेटिक सेक्टर में और पूरी जिंदगी एक राजनयिक की भूमिका में रहे सुरेश गोयल जी से बेहतर कोई नहीं है जो इसको डिफाइन करेगा। गोयल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो कुछ भी ओमान की खाड़ी में हुआ, इसके बारे में आप क्या धारणा रखते हैं, एक्चुअली क्या हुआ, और भारत ने जो उनके एक जूनियर लेवल के अधिकारी को बुलाकर समन करके सख्ती बता रहे हैं रत्नाकर जी, फटकारा वगैरह भी, क्या इतना पर्याप्त है? सर आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें प्लीज। यस प्लीज गो अहेड। चाहता हूं जी। आपने जो मेरे सवाल किया, आपने एक मेरे को बड़ी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अब मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक संभव हो मैं जवाब दूं उसका। देखिए, ऐसा है कि कूटनीति के हिसाब से जब इस तरह की घटना होती है जहां पर भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर, जैसे कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में अटैक हुआ, डायरेक्ट अटैक होता है, और इस बात में मानने में मेरे को कोई हिचक नहीं है कि ये जानते बूझते कि इसमें भारत के सेलर्स हैं और भारत का मटीरियल है, ये शिप भारत को जा रहा है, भारत का है, ये जानते बूझते उसके ऊपर हमला किया गया, इसमें मेरे को मानने में कोई हिचक नहीं है। और इसको करने में ऑब्वियसली एक जो कैलकुलेशन रहा है यूएस की तरफ से, वो ये है कि हम किसी भी शिप को यहाँ से आगे जो ईरान से होकर के जा रहा है नहीं जाने देंगे, किसी का भी हो, और भारत से जो संबंध है उनको महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद अगर जो एक प्रोटेस्ट जताया गया, प्रोटेस्ट जताने के लिए दो ऑप्शंस थे। या तो ये है कि जो उनके राजदूत हैं सर्गी गोर, उनको बुला करके उनको ये एक प्रोटेस्ट जताया जाता, और ये जानते हुए कि सर्गी गोर इज पर्सनल अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खास करीबी हैं, और ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि सर्गी गोर ने कहा होगा शायद उनको कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 12वीं साल प्रधानमंत्री की 12वीं पावर की सालगिरह पर
जो एक बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा एक वार्म सा मैसेज भेजा, तो उसको होते हुए मेरे ख्याल है कूटनीति के तौर पर सर्गी गौर को बुलाना संभव नहीं था, क्योंकि 12वीं सालगिरह चल रही थी, उसका भी एक अपना टेम्पो होता है। तो उसके कूटनीतिक बाद भी जो क्षेत्र में action- एक अनआर्म्ड कमर्शियल वेसल पर अमेरिकन आर्मी का मिसाइल से अटैक करना, ये कोई एथिकल बात है? इससे ज्यादा बिल्कुल बड़ा नहीं। सैन्य अपराध क्या हो सकता है सर? मुकदमा चलना चाहिए इंटरनेशनल बिल्कुल। कोर्ट पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा है कि हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं तो पहली बात ये समझ में आती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की तो ऐसी कोई व्यवस्था एक्चुअली है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसकी ताकत है, जो अपने आप, अब मैं जानता हूं कि ये मानना संभव नहीं होता है, लेकिन जिसकी ताकत है वो अपने जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। ये मोरालिटी की बात नहीं है। तो इसमें जो है अभी जो हुआ वो प्रोटेस्ट जताना जो नंबर 2 है, और नंबर 2 यूएस एम्बेसी की कोई बड़ी छोटी प्रोटेस्ट नहीं है। जी, नंबर 2 जो है, जब भी एम्बेसडर नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो वो एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। किसको बुलाया बड़ी गया इट महत्वपूर्ण डजेंट मैटर पोजीशन। सर। मैटर इस बात का करता है कि हमारी पूरी सप्लाई चेन तोड़ दी गई, हमारे लोगों को मार डाला बिल्कुल। गया। अब भविष्य में कौन सा कमर्शियल वेसल या कंपनी, आप मुझे खुद बताएं, अगर आप या मेरी कंपनी होती तो क्या हम उस रास्ते अपना जहाज निकालने का अब प्रयास करेंगे? यानी पूरी सप्लाई चेन हमारी रुक गई ना, आज से जीरो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो मैंने 2-3 महीने पहले कहा था कि अगर युद्ध का क्षेत्र बन चुका है, इसके बीच में कोई क्या भरोसा देता है क्या नहीं देता है उसका कोई मतलब नहीं है। इस युद्ध के क्षेत्र में कोई भी शिपिंग लाइन या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस एरिया से इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं होगी, और शिपिंग लाइन अपनी शिप्स वहां से भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। ये पहले बात हो चुकी है ये। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारी ईरान से सप्लाई लाइन से वहां से करना है। तो उसको देखते हुए अगर मेरी एक एक्सपेक्टेशन जो होती, वो एक्सपेक्टेशन ये होती कि अमेरिका जानते हुए, जैसे कि आपने पाकिस्तान का नाम लिया, आपने चाइना का नाम लिया, कि उसी तौर पर भारत के जहाज को सुरक्षित वहां से निकलने देता। क्योंकि अमेरिका ने ऐसा नहीं करा, तो इसका मतलब साफ मेरे लिए ये निकलता है कि अमेरिका के लिए भारत से संबंधों की, और अभी ये जानते बूझते कह रहा हूं, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, कि अमेरिका के लिए भारत से संबंधों की कीमत उतनी नहीं है जो उसके लिए चाइना से या पाकिस्तान से। जी, बहुत तो शुक्रिया हमें सर। अमेरिका कृपया हमारे की- साथ सर बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताएं, ये नैतिक है और ये किसी सैन्य रणनीति का हिस्सा है? दुनिया की कौन सी ऐसी सेना है जो एक अनआर्म्ड कमर्शियल वेसल पर, जिनके पास एक बंदूक तक नहीं है, उनके ऊपर हेलफायर जैसी मिसाइलों से अटैक करते हैं और बेशर्मी से उनका वीडियो जारी करते हैं? हमारे 3 नाविक मार डाले जाते हैं। एक तो हमारे देवरिया के हैं, गरीब परिवार के व्यक्ति थे, नौकरी कर रहे थे, मारे गए सर, और हम कुछ उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मुझे करीब 2-1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। पहली चीज तो, ये जो तीनों शिप थे, ये इंडियन फ्लैग्स नहीं है, इन पे इंडियन फ्लैग्स नहीं था, तो इसलिए ये कहना कि ये इंडियन शिप है, ये गलत है। इनमें इस एरिया दुनिया में जो सबसे ज्यादा सी फेयरर्स हैं वो 3 देशों के हैं, फिलीपींस, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय इंडिया। अच्छा, क्योंकि ये डिफिकल्ट एरिया है तो इसमें हमारे सबसे ज्यादा काम करते हैं लड़के। सेकंड थिंग, तीसरी चीज जो आपने प्रश्न किया कि ये इथिकल है, बिल्कुल इथिकल नहीं है। किसी को अनाम को मारना जो है ये वॉर क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं। जिनेवा कन्वेंशन इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो अमेरिका ने किया, ये बहुत ही इम्प्यूनिटी वाला काम है और इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो इंडियन शिप थे या नहीं थे, लेकिन उसमें जो इंसान थे वो हमारे इंडियन थे, और इंडिया को इसको सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट उन्होंने रजिस्टर करना चाहिए। और प्रोटेस्ट ही नहीं,
हम लोगों को इसके ऊपर चाहे डिक्लेयर करें ना डिक्लेयर करें, एक रणनीति बनानी चाहिए कि हम इससे आगे कैसे डील करेंगे। और अमेरिका के जो बोलते रहते हैं कि हमारे फ्रेंड हैं, आई लव इंडिया, दिस ऑल नॉनसेंस, कोई मतलब नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करता है। चाइना को इससे कोई नुकसान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चाइना के पास 1000 दिन का रिजर्व है। इंडिया की 90% जो हमारी गैस है वो गल्फ से आती है। तो इसलिए इंडिया को, अच्छा एक इसमें जो गौर से देखने वाली चीज है कि जितने भी शिप हैं, इसका हॉर्मुज का जो प्रोफाइल है वो ऐसा है कि डीप डेप्थ जो है ईरान की साइड में है, अरब कंट्रीज की साइड में नहीं है। तो जो शिपिंग लेन है वो तकरीबन उधर से आती है। तो इसलिए उनके ऊपर अटैक दोनों तरह से संभव है, चाहे वो आईआरजीसी करें, इसका मतलब ईरान, या अमेरिकन करें। और इसमें जो किया है इसको एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और जो आपने तीसरी चीज बोली, जहां तक मुझे आज मैंने पता किया था, सर्जियो गौर आज की तारीख में दिल्ली में नहीं है, इसलिए जो नंबर 2 हैं उनको बुला के डिमाश दिया गया, उनको ऑब्जेक्शन। क्या हमने कोई एसओपी बना रखा है कि ये होगा तो हम ये करेंगे? 8 जून को ही हुआ, हमने कुछ नहीं कहा। 9 को हुआ, हमने कुछ नहीं बोला। 11 को हमारे 3 लोग मारे गए, 20 से ज़्यादा नाविक घायल हुए। हमारे पास कोई एसओपी नहीं है इनसे निपटने की। आप तो आर्मी जनरल रहे हैं, अगर ये काम मान लीजिए आपको दिया गया होता कि इसको एसओपी बनाइए, आप क्या करते? मेरे हिसाब से तो इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें वार्निंग दी जा सकती है, आप ब्लॉकेड है, वार्निंग देनी चाहिए कि भाई तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन यह है कि उसको मारना एब्सोल्युटली, ये जिसको कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। यूएन के जो चार्टर में दिया हुआ है एक इंसान की जो अपनी जान और माल की सुरक्षा, उसका ये वायलेशन है और ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। गोयल साहब कह रहे थे कि जिसके पास ताकत है अंतरराष्ट्रीय कानूनों को वो अपने हिसाब से तब्दील कर लेता है। बिल्कुल, अमेरिका वही कर रहा है। और अमेरिका को ये आज की तारीख में मुझे क्या लग रहा है, ये जो जितनी ये गलतियां कर रहे हैं, कल को इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका का आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ये इन्होंने जो इनकी जो दादागिरी के दिन अब धीमे धीमे लग गए, क्योंकि आप देखिए कि इनको ईरान से ये सोचा था कि 1 हफ्ते में हम खत्म कर लेंगे। फरवरी से आज 100 से ज़्यादा दिन हो गए और कुछ नहीं कर पाए। और जहां तक मुझे अंदाजा है एज ए प्रोफेशनल सोल्जर, मेरा अपना मानना है कि ईरान पे इनका कोई बस नहीं चलेगा। जो आज फिर कह रहे हैं कि रात में कयामत आएगी। उनके कहना, वो तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई हमने उनका न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन डिस्ट्रॉय तो क्या किया? अगर उनकी नेवी को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप कासम और खड़क पे क्यों अटैक कर रहे हो? अगर आपने उनके न्यूक्लियर एसेट्स को कर दिया था तो उस पर लड़ाई क्यों कर रहे हो कि भाई न्यूक्लियर एसेट्स उनको छोड़ना पड़ेगा? तो ये जो है ट्रंप की बातों का कोई बहुत मतलब शुक्रिया नहीं सर। है। जी कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी आपका स्वागत। जो कुछ भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में पिछले 3-4 दिनों के भीतर हुआ है, ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। एक अपोजिशन पार्टी के नाते आप भारत की सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं? ब्रजेश जी देखिए, बेहद शर्मनाक है और मोदी जी की कायरता का साक्षात प्रमाण है। और कितने झुके हुए हैं अमेरिका के सामने, ये पिछले 3 दिन में जो हुआ है वो अपने आप में स्पष्ट है। 9 तारीख को हमला हुआ मैरीबैक्स पर, 10 को हमला हुआ जलबीर पर और 11 को हमला हुआ सेटेबेलो पर, जिसपे 3 लोग मारे गए, एक चीफ इंजीनियर और एक उत्तर प्रदेश के निवासी। भारत सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। आपने ठीक कहा, एम्बेसडर को बुलाना चाहिए था, लेकिन किसको बुलाया? अधिकारी, वो भी अधिकारी नहीं, परमानेंट अधिकारी नहीं, कार्यवाहक अधिकारी। नाम उसका जेसन मैक्स, मतलब कार्यवाहक अधिकारी को बुलाया। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो पत्र जारी किया, ब्रजेश जी आपने देखा होगा, वो पत्र मैं लाया हूँ। इस पत्र में जो उन्होंने निंदा की है, इसमें कहीं भी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत भारत सरकार की नहीं पड़ी है। जो उन्होंने निंदा किया है, इस लेटर में अमेरिका का जिक्र नहीं है कि अमेरिका ने हमला किया।
यानी कि पिछले 72 घंटे में अमेरिका हमारे 3 वेसल्स पर हमला करता है और भारत सरकार नरेंद्र मोदी 56 इंच सीना, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अमेरिका पर डायरेक्ट एलिगेशन लगा दें, राजदूत को बुला के कुछ कह दें। अरे अमेरिका न्यूयॉर्क में थे, कितना टाइम लगता, बुला लेते, वेट कर लेते, कुछ तो करते, लेकिन नहीं। दूसरी बात देखिए ब्रजेश जी, कायरता का प्रमाण कि याद करिए जब यहां पर नेवी की कार्यशाला चल रही थी और उसमें अमेरिका हिंद महासागर में घुसकर हमारे अतिथियों को मारता है, तब भी देश के प्रधानमंत्री या भारत सरकार, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री का एक बयान नहीं आया था। आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, एसओपी क्या हो? ब्रजेश जी याद करिए दिसंबर 2013 देवयानी जो भारत की अधिकारी थी, न्यूयॉर्क में उनको गिरफ्तार किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। क्या किया था हमने अमेरिकन एम्बेसी से जो सुरक्षा व्यवस्था थी सब हटा लिए थे, तुरंत हटा लिया था पुलिस भेजकर, और जितने उनके राजनयिक थे भारत में, सबका जो वीआईपी पास था, एयरपोर्ट पे आने जाने का जो विशेषाधिकार थे, सब भारत सरकार ने जब्त कर लिए थे। इसको कहते हैं कार्रवाई। आप अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे हैं, ये देखिए, मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन दिखाएं इस तरीके का। अरे आप बोल देंगे, हम मान लेंगे। नहीं, ये कार्टून है, इस तरीके का कार्टून चल रहा है जिसमें एक बच्चा नीचे कर लें, जिसमें एक बच्चा अपने मैडम से कह रहा है कि मैडम मुझे उसने मार दिया, बोले नाम बताओ, नाम बताने के नाम पर नहीं बता रहा है। मैडम कह रहे हैं डरो मत कायर, नाम बताओ, नाम बताने के बजाय वो डर के भाग तो गया। आप क्या चाहते हैं कि क्या करा है, क्या किया? मैंने बताया ना, हमने कि आप बुलाइए सर्बियो गोर को और उनको कहिए कि ये हमले क्यों हुए। तो भाई उसके नीचे वाले को बुला के कहे तो दिया, वो कार्यवाहक अधिकारी को भाई मैसेज तो कन्वे हो गया ना। आप अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे हो अपने लेटर में, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ब्रजेश जी? आप पत्र लिखते हो, आप तो चाहते हो कि जाके अमेरिका से लड़ जाएं। अरे इतनी तो आप तो जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि चरणों में गिर जाए, इतनी हिम्मत तो दिखाएं कि अमेरिका ने हमला किया है, वो रणधीर जायसवाल पत्र में लिख देते। इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। हमने जो किया 2013 में वो हमने बता दिया, हमारा तो 56 इंच का सीना नहीं था, इनका तो सीना। असल में प्रॉब्लम क्या है ब्रजेश जी, 10 सेकंड सर, मैं खत्म करता हूं। देखिए जब उनके मंत्री यहां पे आते हैं, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं, मार्को रूबियो। हाँ, ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही ना हो। अच्छा ठीक है ब्रजेश जी, वो आए और इतने भोले बन जाते हो कभी कभी। डेल्सी रोड्रिगेज जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाई गई, वो आएंगी एक हफ्ते बाद, आपके ऊर्जा जरूरतों पर वो चर्चा करेंगी। और ना भारत उनके आने का घोषणा करता है और ना वेनेजुएला करता है। घोषणा कौन करता है? अमेरिका आके करता है। जब इतने कमजोर हो गए हैं तो ये बेशर्मी और निंदनीयता की हद ही है। तो वीरेन जी, ये रोज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आज कयामत आएगी, कल रात भी कयामत आएगी, जिसका जिक्र हमारे चतुर्वेदी साहब कर रहे थे। अभी फिर 1 घंटा पहले जब मैं भी डिबेट करने आ रहा था, देखा फिर भाई का स्टेटमेंट आया है कि आज की रात कयामत की रात होगी, इतने बम मारेंगे, ईरान को धुआं धुआं कर देंगे। रोज ये भाई कयामत लाता है। भाई ये तो गजब आदमी है। बिल्कुल, देखिए करीब 75 दिन से ज़्यादा होने जा रहा है और बीच में युद्ध विराम चला, लेकिन फिर युद्ध छिड़ गया। अभी लग रहा था कि ये युद्ध सीमित होगा, लेकिन अब ये भीषणता की ओर बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में, फारस की खाड़ी में वो तनाव, वो स्थितियां फिर दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो भारत का हो रहा है, क्योंकि हम बड़े देश हैं और ईरान के बाद से जितने नीचे के देश आते हैं वो छोटे हैं। बहुत सारे देशों के पास कम संसाधन है, लेकिन भारत के भी संसाधन सीमित हैं। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, हाहाकार मचा है। किसी तरह से भारत ने अभी व्यवस्था को बचाए रखा है, लेकिन जिस अमेरिका से हम दोस्ती समझते थे, जिस ईरान से हम दोस्ती समझते थे, ये अपनी लड़ाई में कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। होर्मुज आज भी बंद है और कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता है, कितना वक्त लगेगा। भारतीय जहाज डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ड्रामेबाजी जारी है, जनता पिस रही है।
अब ये साफ है कि कंट्रोल किसी का किसी के पास नहीं है। बस ये है कि अपने घर में बैठ के निंदा कर दो और शांति से बैठे रहो, देखो, इंतजार करो कब खत्म होता है। इस देश में, इस दुनिया में कोई भी जनता दोबारा युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को युद्ध में झोंका जा रहा है। और मुसीबत मिडिल ईस्ट पर है, दक्षिण एशिया पर है, क्योंकि हम बहुत सारे कृपा पर निर्भर हैं। चाहे ईरान ने होर्मुज का बंद कर रखा हो, और एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। जब तक गैस और तेल ये चलेगा नहीं, तब तक लोगों के जीवन में कठिनाई बनी रहेगी। वो भुखमरी के कगार पर हैं, वो कह रहे हैं हमने उनको तहस नहस कर दिया, लेकिन जहां पर जो देश और भुखमरी कगार पे जा रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? क्या गरीबों की मौत से इन बड़े बड़े देशों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? जिनके पेट भरे होते हैं वो दूसरों की भूख का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। कई तस्वीरें आती हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, अटैक हो रहा है, विचलित करती हैं तस्वीरें। आज तो अपने देवरिया के एक हैं जिनकी मृत्यु हुई, जिनका कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवान भी जा रहे हैं। कष्ट की बात यही है कि जो हुक्मरान है, अमेरिका है या ईरान है, इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है इसका। सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी यह है कि जब एक आदमी को यह पता चल गया कि ये रास्ता बंद कर दो तो आधी दुनिया छटपटाने लगेगी। अब ईरान कभी भी होर्मुज से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। या तो ईरान रहेगा, और रहेगा तो फिर होर्मुज पर उसका कब्जा रहेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि अब पूरे ईरान की जान इसी होर्मुज में बसी है। अगर ये गया तो कितनी इंपॉर्टेंट बात वीरेन जी ने कही। बड़े से बड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स का जानकार पत्रकार भी इस चीज़ को डिकोड नहीं कर सकता जो वीरेन जी ने करके दी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं सहमत हूँ आपसे। ये एक चोक पॉइंट है, और इस चोक पॉइंट पर कब्जा जीते जी बना रहेगा, तभी लोग उनके सामने झुकेंगे, और तभी ये अमेरिका की दिमाग भी ठीक होगा। अमेरिका कभी दोस्त बनता है, कभी दुश्मन बनता है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी सुविधा से दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन मुर्दों की सभा में अगर जिंदा रहना है तो युद्ध लड़ना पड़ता है, और भारत अभी तक इन चीज़ों से बचता आया है। अब ये देखिए कब तक चलता है। हालांकि महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि गांडी उठाओ हे अर्जुन, अब धर्म युद्ध का घोष करो, कि अब नहीं चाहिए 5 गांव, और भिक्षा पर मत संतोष करो, और गांडेय उठाओ हे अर्जुन, अब धर्म युद्ध का घोष करो। वन उपवन सारे भटक चुके, तुम अमन शांति की आशा में, क्या मिला क्या लगा तुम्हें, बोलो याचक की भाषा में। दुश्मन को दर्पण दिखलाओ जी। अब खुद को तुम निर्दोष करो, और गांडी उठाओ हे अर्जुन, अब धर्म युद्ध का घोष करो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। और आपने ईरान वाली बात है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वाली, बिल्कुल सही बात आपने कही। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, हर किसी का यही मत हो, चाहे चतुर्वेदी साहब हो, जनरल साहब हो या गोयल जी, सबका यही मत है कि अब आगे इस तरह की घटना ना हो। एक एसओपी भारत की सरकार को बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं है। या तो हम वो रास्ता बंद कर दें हमेशा के लिए जब तक आर्मी का वहाँ ब्लॉकेड है, और या फिर हम कोई एसओपी बनाएं। देखिए ब्रिजेश जी, प्राथमिक तौर पे जो है प्रक्रिया यही होती है कि जब कोई अगर आपके देश के खिलाफ या आपके देश के नागरिकों के खिलाफ या आपके आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ कोई काम करता है और भारत देश को वो इथिकली या किसी भी देश को वो सही नहीं लगता है, तो निश्चित रूप से वो विदेश मंत्रालय के या फिर वहाँ के अमेरिकी राजदूत के विदेश मंत्रालय के किसी भी अधिकारी को से संदेश जो है उस देश को स्पष्ट रूप से देता है
कि अगर आप इस तरह का कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से क्रिया का प्रतिक्रिया भी होगा, और भारत ने भी वही किया। भारत ने भी अधिकारी को बुला करके ये सारी चीजें वस्तु स्थिति क्लियर कर दी है कि हमारी नागरिकों की सुरक्षा जो है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। उतनी अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो सामने वाले की भी उतनी जिम्मेदारी जो है वो बनती है कि वो हमारे नागरिकों के ऊपर हमला ना करे। अगर करता है तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की भी कुव्वत भारत क्या रखता कड़ा है। से कड़ा एक्शन आप ले सकते हैं? क्या नेवी डिप्लॉय की जाएगी? देखिए अभी विजय जी, अभी आपने सुना यहाँ मेजर जनरल जो बैठे हैं रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने भी कहा कि वो कमर्शियल शिप्स थे और कमर्शियल शिप्स पे उस पे कहीं भी फ्लैग नहीं था, इंडियन फ्लैग। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की घटना होती है जहां पे डायरेक्ट वार की स्थिति नहीं रहती है, या जानबूझ के अगर हमारी संप्रभुता अखंडता पे अगर कोई हमले की स्थिति नहीं रहती है, तो हम वार की स्थिति कैसे डिक्लेयर कर देंगे? अच्छा। हम तो यही करेंगे ना कि गनीमत है आगे कि अगर आप ये स्थिति तो की स्वीकार कर परिस्थिति- लिए कि जो हमने मरे हैं वो जैसा- भारतीय हैं, उन्हें आपने पाकिस्तानी तो नहीं कहा, कम से कम ये एक एहसान है। नहीं, भारतीय अगर हैं, हम बिल्कुल संवेदना है, तभी तो हमने एक उनके मिनट, प्लीज। अधिकारियों को बुला कह रहे हैं, कर अगर भारतीय- बर सर, प्लीज, क्या वो प्लीज। हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या हमने फटकार नहीं लगाई है उनके लिए? बशर्ते वो कमर्शियल शिप्स होंगे, उस पे वो जॉब कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारे देश के सर, नागरिक थे। अनआर्म्ड इसलिए तो हमने बुला कमर्शियल के उनको व्हीकल जिस पर एक फटकार भी कट्टा भी लगाया। नहीं है, उसके ऊपर हेलफायर जैसी मिसाइल दागना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये वार क्राइम है, और हमको स्ट्रॉन्गेस्ट इस बारे में ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहिए। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ओमान की खाड़ी में पिछले 3-4 दिनों के भीतर तीसरे भारतीय कमर्शियल वेसल पर अटैक हुआ है। अब तक वैसे तो 8 हमारे भारतीय मारे जा चुके हैं जब से ये ईरान युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन पिछले दिन हुई घटनाओं में जिस प्रकार से अमेरिकन सेना भारतीय कमर्शियल वेसल्स पर अटैक कर रही है, क्या भारत ने उसे पर्याप्त जवाब दिया, और क्या हम अपने नागरिकों की और अपने जहाज़ों की समुचित सुरक्षा कर पा रहे हैं? हमारे पास कोई SOP है अथवा नहीं? ये इसमें जैसे अभी जैसे कह रहे थे, जैसे कई लोगों ने डिप्लोमेसी में कहा कि चलिए कन्फ्यूज़न में एक हो सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा 1, 2, 3 लगातार 3 दिनों तक अटैक किया गया, और अटैक ही नहीं किया गया। कई बार इस तरह की जब हरकत होती है, जब आप कोई इन्वॉल्व नहीं होता है किसी कोलैटरल में, किसी कंट्री पे हो जाता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई देश इसे गलती मान के या आप हमारे टारगेट में नहीं थे कह के उसे अंडर प्ले करता है। तो इस पूरे इशू में जिस तरह से अमेरिका ने इस पूरे अटैक को ओन किया है, और हम लोगों ने आज इतने घटना के बाद और आज जब सवाल पूछा गया है या विदेश मंत्रालय में रणधीर जायसवाल से, तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अभी तक भी जो खबरें थी वो सोर्स बेस्ड थी कि हमने उसे इन्हें ऑब्जेक्ट किया है। उस ऑब्जेक्शन की क्या भाषा थी, आपने क्या उसमें बात की, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, कोई विज्ञप्ति आपके सामने। जो हर चीज़ पे, जो छोटे कंट्रीज़ पर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान होता है, बांग्लादेश या बाकी चीज़ों में जो बहुत ही हार्श लैंग्वेज के साथ जिस तरह से बयान सामने आता है, वो उस तरह का बयान अभी भी नहीं दिखा है आधिकारिक तौर पे। आप देख लेंगे एक अभी तक आधिकारिक बयान आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पे दिया गया। और आप देखिए पिछले हाल के सालों में जब भी कुछ भी ट्रंप ने या अमेरिका ने कोई भी छोटे छोटे कंट्री पर भी जब सवाल किया, आपने देखा होगा, तो वहाँ से किस तरह से उन्हें नरेंद्र जी, क्या हम लोगों के पास कोई SOP है कि इस तरह की घटना होगी तो इंडियन नेवी या भारत की सरकार ऐसे रिएक्ट करेगी? मतलब हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है सरकार के पास। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए इंडियन आर्मी के पास, भारत की सरकार के पास कोई SOP है, या सिर्फ हम बुलाकर समन करके डांट फटकार दे रहे हैं या कंडेम कर दे रहे हैं, उतना पर्याप्त है? नहीं, अभी तो कोई अभी कोई SOP, और उस खैर इस युद्ध में अब जैसे आपने कहा कि वो भारतीय थे, जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने पाकिस्तानी नहीं कहा, यही बहुत बड़ी बात है। अभी भी देखिए कि वो पूरे जहाज में 24 के 24 जो परसों जो घटना हुई, 24 के 24 सारे भारतीय थे, 100% क्रू भारतीय थे वहाँ पे।
तो कौन ऐसा जहाज जा रहा है जहाँ 100% क्रू अगर कोई इस तरह से खतरा लेके वो अगर इंडियन का यूज़ कर रहा है, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो अभी के तारीख में जिस तरह से आप शुरू से देख रहे हैं, सिर्फ इस मामले में नहीं, मुझे लग रहा है कि इस मिडिल ईस्ट युद्ध में ही हमारे पास किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एसओपी नहीं है। ये एक मुद्दा नहीं, मुझे ओवरऑल किसी भी हालात से निपटने के लिए अभी के तारीख में एसओपी। तो अब जब 3 हमारे वेसल पे अटैक हो चुके हैं, तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि अब पूरी सप्लाई चेन टूट चुकी है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल वेसल वाला कोई अब तो रिस्क लेगा नहीं, ना नाविकों को हमारे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जान सबकी जोखिम में पड़ रही है। तो हमारी सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप, ये माने? ये बिल्कुल आपका, और मुझे लग रहा है कि इंटेंशन भी वही है कि हमारे ब्लॉकेड के बाद भी, अमेरिका के ब्लॉकेड के बाद भी अगर पूरी 100% जो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, और ईरान भी कहीं ना कहीं उधर जो कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वार से पहले, वार के बीच में दोनों ब्लॉकेड को 100% सक्सेस देकर एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति में है, जिसमें हम लोग अभी कोलैटरल डैमेज के शिकार हो रहे हैं। और आप ही कह रहे हैं जैसे, और इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक्सेप्ट एक कंडेम करके, या आप बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, होल्ड करें और अभी कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, देश के जाने माने फॉरेन मामलों के, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। संजीव भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पिछले 3 दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ का और ओमान की खाड़ी के आसपास, हमारे 3 नाविक भी मारे जा चुके हैं, हमारी 3 शिप पे अटैक भी आ चुके हैं, हमारी सप्लाई चेन, अब के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क लेगा। हमने सिर्फ अमेरिका के एक जूनियर लेवल के अधिकारी को बुलाकर समन किया था, क्या सिर्फ उतना पर्याप्त है, या फिर आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, हम एक कोई एसओपी बना लें कि अगर ऐसा होता है तो हम उसको इस तरह से जवाब देंगे? धन्यवाद ब्रिजेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से, बड़े सम्मानित शो के माध्यम से इस पूरी जो अमेरिकन एक्शन जो भारत के नागरिकों के खिलाफ लिया गया है उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और भारत की सरकार की तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एम्बेसी के एक टॉप रैंकिंग ऑफिशियल चार्ज डे अफेयर, क्योंकि शायद राजदूत मौजूद नहीं थे तो चार्ज डे अफेयर को आना पड़ा, लेकिन उन्हें सम्मन किया गया और उनको अपनी गहरी नाराजगी भारत ने व्यक्त कराई है। यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो भारत के साथ संबंधों को बड़े बड़े शब्दों के साथ एड्रेस करता है, शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट और कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आई लव इंडिया, आई लव इंडियंस, क्या क्या ग्रेट। तो ये जो सारा जो अमेरिका जिस तरीके के बातों को रखता है, वो जाहिर है कि उसके कथनी और करने में अंतर है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि भारत का सम्मान करता है, भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान करता है, उसकी महत्ता को समझता है, तो उसको इस तरीके की घटनाओं को रिपीट नहीं करना होगा। नहीं तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वैसे भी भारत और अमेरिका के संबंधों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान संबंधों में एक तनाव की स्थिति है, और इस तरीके की घटना यदि अमेरिका करेगा तो ये तनाव को इनवाइट करने जैसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देखता हूं कि जब भारत और अमेरिका के संबंध पटरी पर आने होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि अविश्वास की एक गहरी खाई है भारत अमेरिका के बीच। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है ब्रिजेश जी, हालांकि उसका आधार, उसकी नींव बड़ी मजबूत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह संबंध पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद से लगातार बदले हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और आज इस संबंधों का जो आधार है वो विश्व के 2 बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल, अनप्रिडिक्टेबल भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में भी रहा है, और उसने भारी गलतियां की हैं। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की जो गलती की, भारत के आप जाहिर है कि शिप्स में आपको पता है कि उसमें भारतीय नागरिक हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं वो भारतीय हैं, उसके बावजूद भी आपने अपने क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के नागरिकों पे हमले किए। तो ये कहाँ की मित्रता है और किस तरीके की पार्टनरशिप है, इस पे अमेरिका को पुनर्विचार करना होगा। और नहीं तो देखिए, अब हमें क्या करना चाहिए? अपनी सप्लाई चेन तोड़ लेनी चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जान जोखिम में डालकर तो हम शिप्स नहीं मंगा सकते, या फिर हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए?
पहले तो मैं ये कहूंगा कि चार्ल्स डे अफेयर के स्तर पर ये बात रखी गई है, नाराजगी व्यक्त की गई है, लेकिन उसमें उतना पर्याप्त है नहीं। और अमेरिका के जो टॉप जो वहाँ पे जो सरकार के लेवल पे हमारी सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को उठाए। अरे और सर, इस ढिठाई तरीके का के आलम व्यवहार- देखिए कि इधर आप समन कर रहे हैं, उधर वो ट्विटर पे वीडियो जारी कर रहा है हमारे वेसल पे अटैक का। ये स्वीकार नहीं होगा और इसको इंजन भारत रूम स्वीकार पर नहीं करेगा। हेल फायर मिसाइल मारी, देखिए वीडियो जारी करता है। आप देखिएगा उनके सेंट्रल कमांड के, आपने खैर देखा ही होगा। जी जी, मैंने देखा है और बहुत शुक्रिया मैं सर। मानता हूँ कि इस तरीके का जनरल चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जनरल साहब, दूसरा मैं सामान्य तौर पर आप तो जी जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहना चाहता था ब्रिजेश जी। हाँ प्लीज कि कह लें भारत के नाविकों को, जो हमारे सेलर्स हैं, हमारी जो शिप्स हैं, भले से उसका फ्लैग कुछ भी हो, लेकिन अगर वहां उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसमें उन्हें अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ये जो क्रॉस फायर है वो ईरान की तरफ से भी हुआ। पहले ईरान की तरफ से भी ऐसे हमारी शिप्स के ऊपर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं और अब अमेरिका ऐसे हमले कर रहा है, तो वहां पर विशेष सतर्कता भी बरतने की आवश्यकता है हमारे सेलर्स को, हमारे शिप्स को। इस बात को मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे पास उस तरह के अधिकार हैं और इस तरह की एसओपी हम बना सकते हैं कि इंडियन नेवी को वहाँ डिप्लॉय कर सकें? ऐसा करना तकनीकी रूप से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के रूप से क्या उचित होगा? थोड़ा हम लोग को गाइड करें, क्योंकि इसके हम लोग एक्सपर्ट नहीं, आप बेहतर बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि इंडियन नेवी इंडियन इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए है। तो पहली चीज तो जो पूरा डिस्कशन चल रहा है, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इसमें इंडियंस मारे गए हैं। लेकिन एक चीज मुझे कोई बताए कि कैसे इंडिया उनको, उन शिपों को सिक्योरिटी दे सकता है जो उसके अपने नहीं है। ये क्या शिप हमारे हैं? जो सोमालिया के टाइम पे जो हुआ था, वो सोमालियन शिप्स ने हमारे शिप पे अटैक किया था जो इंडियन फ्लैग थे, तो हमने इंडियन नेवी को उसी एरिया में, रेड सी में डिप्लॉय किया था। तो ये जो है, पहली चीज तो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो शिप पे हमारा झंडा नहीं है उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं हमारा है। क्या हमने उनको बताया था अमेरिकन को कि इसमें 24 आदमी हिंदुस्तानी है? क्या उस कंपनी ने बताया था कि भाई हिंदुस्तानियों अच्छा, हम बता देते तो शायद नहीं मारते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मारते, वो बिल्कुल मारते। अमेरिका से किसी तरह की उम्मीद करना कि वो डंडे के अलावा कुछ और भाषा समझता नहीं होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, जो आपने एक मेरे से प्रश्न पूछा कि इंडियन नेवी का क्या रोल हो सकता है, इंडियन नेवी सिर्फ इंडियन शिप्स को सेव करने के लिए है, इंडियन इंटरेस्ट को सेव करने के लिए है। तो ये जो है, यहाँ पे इंडियन नेवी को नहीं डिटेल किया, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल एक यूएन का इसमें रोल मैं डेफिनेटली देखता हूं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें कि ऐसे शिप्स पे आप अटैक नहीं कर सकते हो, नंबर 1। इसमें जो मेरा जो एक बिल्कुल क्लियर कट मतलब है जो इसमें बताना चाहता हूं। और दूसरा चीज जो हम बार बार कह रहे हैं कि चार्ज अफेयर्स कुछ नहीं है, बहुत जूनियर, नो सॉरी, ही इज नंबर 2। अगर सर्जियो गौर आज की तारीख में वहां मौजूद नहीं है तो आप किसको बुलाओगे? क्या आपने वो स्टेटमेंट सुना है जो कि कहा जा रहा था कि वो स्टेटमेंट? सर, एक हेलीकॉप्टर केवल ईरान ने मार गिराया, अपाचे वाला, अब और बदले में भाई 2 दिन से कह रहा है कयामत की रात आ रही है। हमारे तो सर 8 लोग मारे जा चुके हैं और हम 4 दफे सर। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एसओपी बना लो कि भैया हमारा कोई नुकसान होगा तो हम ये करेंगे। तो वो तो फर्स्ट स्टेप तो उसमें डिप्लोमेटिक ही होगा ना। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो डिप्लोमेटिक होगा। आप सीधे थोड़ी क्या इंडियन नेवी को, क्या आप चाहते हो कि इंडियन नेवी वहां डिप्लॉय हो जाए? सर मैं तो कहता हूं कि हमारे लोग की जान न जाए और हमारी एनर्जी सप्लाई चेन जैसे चाइना की चल रही है, हमारी भी चलती रहे। देखिए, मैं तो 2 चीज चाहता हूं, ये लड़ते हैं तो लड़ लें सर, हमसे कोई मतलब नहीं। लेट मी क्लैरिफाई, जब हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया था तो ईरान की सप्लाई चेन चल रही थी। जब अमेरिकन ने गल्फ ऑफ ओमान को बंद किया है तो ईरान की सप्लाई चेन भी बंद हो गई है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सर मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि चाइनीज सप्लाई अभी भी ईरान से कंटिन्यू है, आज की डेट में भी कंटिन्यू है, और एक भी उदाहरण नहीं है कि चाहे चाइना का जहाज झंडा लगा है, नहीं लगा है, एक भी अटैक नहीं। सर ईरान से सप्लाई है सर, अभी भी, अभी नहीं खत्म हुई सर।
आई डोंट एग्री विद यू। सर एक बार डेटा चेक कर लें सर, मरीन ट्रैफिक चेक कर लें सर, आपको पक्का पता चल जाएगा सर। मैं आपके ग्राफिक नहीं, मैं अपनी डेटा चेक करता हूं, मैं एनर्जी एक्सपर्ट हूं, मेरा काम ही एनर्जी पे काम करना है। देखिए ईरान से जो जा रही है वो एक दूसरी, एक तो उनकी जो है सप्लाई लाइन गैस की जो उनकी पाइपलाइन है उससे जा रही है, जो उनके पास 1000 दिन का रिजर्व है उससे उनका काम इस वक्त चल रहा है। तो इस वक्त सप्लाई चेन जो है बाधित है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं उमाशंकर पांडे जी को समय देना चाहता हूँ। पांडे जी, तो ऐसी स्थिति में भारत की सरकार को क्या कठोर से कठोर प्रतिक्रिया, और क्या चतुर्वेदी साहब जो पक्ष रख रहे हैं कि हमको इमीडिएट कोई बहुत स्ट्रांग एसओपी बनाने की जरूरत नहीं, पहले कूटनीतिक लोग पे डिप्लोमेसी पे काम हो जाए, उससे बात नहीं बनेगी, देन हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। हम क्यों जंप कर जाएं सेकंड ऑप्शन पे? देखिए ब्रजेश जी, पहला हमला 9 तारीख को हुआ, 8 को हुआ, 8 को 8, 9, 11 8, 9, 11। अब जैसे कि चतुर्वेदी जी कह रहे हैं पता नहीं था, FSUI के महासचिव हैं, फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया, मनोज यादव, जो सेलर्स का एसोसिएशन है और सबसे बड़ा एसोसिएशन है, 27,000 से ज़्यादा नौबिक इसके अंडर में रजिस्टर्ड है जी। मनोज यादव जी ने कहा कि अमेरिका को पूरी तरीके से पता था, 101% का उन्होंने पता था कि इसमें किस देश के नागरिक सवार हैं। अमेरिका जिसको ये पता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान के एबटाबाद में कहाँ छिपा है, उसको पहला अटैक करने के बाद भारत ये नहीं बता सकता था। मेरी बात कम, ओसामा बिन लादेन, एक मिनट, जब पहली बार, हाँ सर ने बिल्कुल ठीक है, चतुर्वेदी जी सही कह रहे हैं, चलो लादेन सही, आगे बोलो। चलिए लादेन ठीक है, चलिए इसी आगे सर आगे। जब वो पहला अटैक 8 को हुआ, इसका मतलब या तो अमेरिका को पता नहीं था और या तो भारत ने अपना ऑब्जेक्शन 8 को दर्ज नहीं कराया, 9 को भी नहीं दर्ज कराया कि आप मेरे जहाज पर मेरे लोग हैं, क्यों उन पर अटैक कर रहे हो। 11 को 3 लोग मारे गए, मतलब आप ये कह रहे हैं, जी कह रहे हैं हमारा जहाज ही नहीं था, हमारे लोग तो थे। मैं नागरिकता की बात कर रहा हूं। मनोज यादव जो FSUI के महासचिव, उन्होंने स्पष्ट कहा 101% अमेरिका अवेयर था कि इसमें भारतीय नागरिक है। अमेरिका को आप इतना इंफॉर्मेशन लेस समझ रहे हैं कि उसको नहीं पता। अच्छा आगे नेक्स्ट पॉइंट रखें आप, नेक्स्ट पॉइंट। और भारत ने पहले अटैक के बाद ऑब्जेक्शन नहीं किया, इतना कायर है भारत। दूसरे अटैक पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, इतना कायर है भारत। तीसरे ऑब्जेक्शन पर लेटर लिखता है तो उसमें नाम नहीं लिखता है और एक कार्यवाहक अधिकारी के पद को बुला के ऑब्जेक्शन दर्ज करता है। कार्यवाहक नहीं थी, अगर अमेरिका को आप इतना मूर्ख कह रहे झंडा नहीं लगा था, झंडा नागरिक थे ना, नागरिक थे, अमेरिका को नहीं पता। 8 तारीख को आपने क्यों नहीं अमेरिका को कहा? ऐसे तो मोदी ट्रंप से फोन पे सर धन्यवाद सर, डिबेट ओवर सर। लास्ट बात, सर समय खत्म हो गया सर। लास्ट बात, ऐसे तो मोदी ट्रंप से फोन पे बतिया लेते हैं। पहला अटैक हुआ तो मोदी ट्रंप को फोन नहीं कर पाए जब उनके राजदूत यहां नहीं थे, दूसरे के बाद कर लेते, अब तीसरे के बाद। अरे तो आपसे पूछ के करेंगे। 3 बार अटैक हुआ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका, बहुत धन्यवाद। ट्रंप कभी मूर्ख नहीं था। लास्ट बात, थैंक यू सर, समय नहीं है सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अपनी अपनी पक्ष प्रस्तुत किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। बहनों भाई, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, वो बताएंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफों की ऐसी बाढ़ आई है कि 4 दिन में उनके 4 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। प्रतिदिन एक सांसद इस्तीफा देता है। अब 19 सांसद उनके लोकसभा के हैं जो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हुए। एक हार ने एक पार्टी का मनोबल ही नहीं तोड़ा, पूरे के पूरे विचार और पार्टी को ही लगभग खात्मे की तरफ धकेल दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी वीडियो रिपोर्ट।